सौतेली माँ। हिंदी कहानी। हार्ट टचिंग स्टोरी। माधव की शादी को पूरे 3 बरस हो चुके थे, पर गुजरे 3 वर्षों में माधव ने बहुत दुख देखे व सहे, जिसमें से सबसे दुखदायी पल रहा पत्नी अवंतिका की आकस्मिक मृत्यु। माधव अपनी पत्नी अवंतिका से बेहद प्रेम करता था। दोनों पति पत्नी को देखकर यही लगता था कि यह जोड़ा सच में एक दूजे के लिए ही बना है, पर होनी को अनहोनी को कौन जाने। विवाह के पूरे 1 वर्ष बाद अवंतिका ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। घर में लड़का पैदा होने की खबर सबके चेहरे पर मुस्कान ला गई। इधर माधव, अवंतिका और उनका एक बेटा खुशहाल जीवन जी रहे थे। उधर घर के अन्य सदस्य भी नन्हे मेहमान को देखकर अति प्रसन्न थे। विवाह के उपरांत लड़की के 2 घर हो जाते हैं, जिसमें से एक उसका मायका और एक ससुराल। इसे सौभाग्य ही कहेंगे कि अवंतिका को अपने दोनों घरों में बेहद प्रेम मिलता था। बेटे के जन्म के बाद अवंतिका कुछ वक्त अपने मायके में भी रही और फिर अपने ससुराल वापस आ गई। माधव एयर फोर्स में था। एक दिन अपनी पत्नी अवंतिका को अपने साथ उस शहर ले गया जहां पर वो कार्यरत था। यह वो समय था जब नन्हा बच्चा कुल 2 वर्ष का हो गया था। माधव अपनी पत्नी को शहर लाकर खासा उत्साहित था। वह चाहता था कि उसकी पत्नी शहर के हर रंग रूप में जाने समझे, क्योंकि वो एक सरल ग्रामीण परिवार से थी। समय के साथ अवंतिका धीरे धीरे शहर के क्रियाकलापों से अवगत होती गई। देखते ही देखते वो शहर की आबो हवा में इतना घुल मिल गई कि कोई अब ये नहीं कह सकता था कि वो गांव की रहने वाली है। शहर में आए दोनों पति पत्नी को 1 वर्ष पूरे हो गए। एक दिन अवंतिका सड़क पार करने के दौरान बड़ी कार की टक्कर से घायल हो गई। उधर माधव अवंतिका को लेकर हॉस्पिटल में था। इधर घर से आए दोनों ही परिवार के सदस्य 3 वर्ष के बेटे को संभालने में लग गए। कार की टक्कर से शरीर पर तो कोई गहरी चोट नहीं आई, पर सिर में लगी अंदरूनी चोट को डॉक्टर समय से जान नहीं पाए। लगभग 1 हफ्ते के उपरांत नींद में ही अवंतिका की मृत्यु हो गई। अवंतिका की मृत्यु माधव के लिए किसी सदमे से कम न थी। एक तरफ वह पत्नी की असमय हुई मौत से व्यथित था, तो दूजी ओर 3 वर्ष के बच्चे का चेहरा उसकी आत्मा को और दुखी करता जा रहा था। माँ की कमी से बच्चा दिन रात विलाप करता, पर पिता माधव अपने दर्द को अंदर दबाए उसे सांत्वना ही दे सकता था। दुखी माधव अब इस हालत में पहुंच गया था कि उससे एयरफोर्स की नौकरी नहीं हो रही थी। जिस शहर में वो अपनी पत्नी के साथ आया, अब वही शहर उसे काटने को दौड़ रहा था। बेटे माधव की दिमागी हालत देख पिता ने कहा, सुनो बेटा, तुम चाहो तो ये नौकरी त्याग दो। कौन सा धन की कमी है, गांव चलो सदा के लिए। पिता की बात मान माधव ने एयरफोर्स की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लौट चला अपने छोटे से गांव सदा के लिए। समय का पहिया अपनी धुरी पर घूमता रहा और अवंतिका की मृत्यु को 1 वर्ष पूरे हो गए। नन्हा सा बेटा जिसका नाम माधव ने अवंत रखा, अब वो स्कूल जाने लगा था। कभी दिन रात रोने वाला बेटा अवंत अब यह जान चुका था कि उसकी माँ अवंतिका अब इस दुनिया में नहीं है। मगर माधव तो आज भी यह आस लगाए बैठा था कि क्या पता अवंतिका फिर से उसके पास आ जाए। खाने की मेज पर बैठे अवंत के दादाजी यानी माधव के पिता ने माधव से कहा, बेटा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो रहे हैं। तुम्हारा यूं हर वक्त उदास रहना देखा नहीं जाता। मेरी एक बात मानोगे? पिता ने पूछा। माधव उनका इशारा समझते हुए बोला,
पिताजी, मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे को कोई सौतेली माँ मिले। पिता और माँ ने फिर कहा, पर तू हमारे जाने के बाद अकेला हो जाएगा। कैसे गुजारेगा अपना जीवन? और फिर अवंत भी तो है, क्या पता कोई ऐसी लड़की मिले जो उसे अवंतिका की तरह प्यार दे और तेरा भी ख्याल रखे। माधव अपना पूरा खाना खत्म किए बिना ही वहां से चला गया। सुबह तड़के उसके कमरे में जाकर माँ ने बहुत समझाया। इस प्रकार प्रतिदिन माँ और पिता के कहने से एक दिन माधव मान गया कि अब वह दूसरी शादी करेगा। निश्चित ही इस शादी में कोई धूमधाम नहीं थी। शादी के लिए लड़की भी माधव के पिता ने अपनी पसंद से चुनी। बेटे माधव की शादी पुनः होती देख उसके माता पिता अति प्रफुल्लित थे। उन्हें यह पूरी उम्मीद थी कि उनका बेटा माधव फिर से पहले की तरह हंसने और खिलखिलाने लगेगा। माधव की दूसरी पत्नी का नाम भी आ से ही शुरू होता था। एक दिन माधव ने अपनी दूसरी पत्नी अवनी से कहा, देखो, मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें पूरा प्यार दे पाऊंगा या नहीं, पर मैं यह जरूर चाहूंगा कि तुम मेरे और हम दोनों के बेटे अवंत को पूरा प्यार दो। अवनी, मैं यह नहीं जानता कि तुम क्या सोचोगी, पर मैं तुमसे एक बात कह दूं कि मैं कोई दूसरी संतान नहीं पैदा करूंगा। अपने पति माधव की बात सुन अवनी कुछ ना बोल पाई और मन ही मन बहुत रोई। घर में आई नई बहू अवंतिका का ही पुनः अवतार जान पड़ती थी, क्योंकि वो अपने सास ससुर अवंत माधव का पूरा ख्याल रखती। अवनी के इतने अच्छे व्यवहार पर भी माधव उससे दूरी ही बना के रखता, पर वो अवनी को कभी बुरा भला नहीं कहता था। बेटा अवंत और अवनी अब पक्के दोस्त बन चुके थे। अवनी अपने पति माधव के कहे के अनुसार उसका अच्छा ख्याल रखती थी। अवनी के इतने अच्छे व्यवहार पर भी माधव उससे दूरी ही बना के रखता, पर वो अवनी को कभी बुरा भला नहीं कहता। बेटा अवंत और अवनी अब पक्के दोस्त बन चुके थे। अवनी अपने पति के माधव के कहे के अनुसार उसका अच्छा ख्याल रखती। बेटा अवंत अपनी नई माँ से काफी घुल मिल गया, जैसे वह उसकी वास्तविक माँ हो। वैसे भी हमारे समाज में यह कहावत प्रसिद्ध है कि जन्म देने वाले से पालने वाला महान होता है। यूं ही जीवन के कई वर्ष गुजरते गए। बेटा अवंत अब 12वीं कक्षा में प्रवेश कर चुका था और अपनी माँ अवनी से बेहद लगाव रखता था। अवंत और अवनी का अपार प्रेम देख माधव खुश था, मगर ना जाने वो अवनी को अब भी पूरी तरह क्यों ना अपना सका। माधव का अभी भी नीरस व उदास रहना अवनी को तो परेशान करता ही था, पर साथ में माधव की शारीरिक गिरावट भी होती जा रही थी। जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी। माधव के माता पिता भी काल के गाल में समा गए। छोटा सा बेटा अवंत अब अपनी पढ़ाई पूरी कर शहर में नौकरी करता था। इकलौता बेटा होने के नाते अवंत को घर में सभी बेहद प्रेम मिला। यूं ही शहर में नौकरी करने के दौरान अवंत को अपनी ही सहकर्मी से प्रेम हो गया, जिससे विवाह करने की उत्सुकता के लिए सबसे पहले उसने अपनी सौतेली माँ अवनी को सूचित किया। जब यह बात अवनी ने माधव को बताई तो उसने भी इस प्रेम विवाह को मंजूरी दे दी। इस प्रकार एक दिन अवंत विवाह के बंधन में बंध गया। विवाह के उपरांत अवंत अपनी प्रेमिका, जो अब पत्नी बन चुकी थी, के साथ वहीं शहर में रहने लगा। इधर गांव में बैठा माधव, जिसके चेहरे पर बुढ़ापे की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं, अपनी पत्नी अवनी के साथ अपने जीवन को धीमी गति के साथ जीता चला जा रहा था। अवनी भी अब नौजवान नहीं रह गई थी। सफेद बाल, आंखों के काले घेरे, चेहरे की रौनक सब समय के हवाले हो चुके थे। अवनी, जिसने कितने त्याग किए, पर उसके त्याग को माधव कभी समझ न सका। वक्त बदल गया, दौर बदल गया। बेटा अवंत अपनी पत्नी के साथ विदेश को रवाना हो उठा।
गांव के घर में बूढ़ी अवनी और बूढ़ा माधव अब पूर्णतः अकेले थे। पर अवनी माधव से ज्यादा अकेली थी, क्योंकि उसका पति जीवन का इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी कभी प्रेम के दो मीठे बोल न बोला, कभी अवनी की सुंदरता का बखान न किया, कभी अवनी से उसका हाल न पूछा और कभी अवनी को अपनी बाहों में न लिया। यूं तो अवनी कहने को अपने पति के साथ थी, मगर वो अब बेहद अकेली थी। उसका बेटा अमंत, सास ससुर सभी उससे दूर हो चुके थे। एक रात, सुनो सुनो, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? यह प्रश्न अवनी ने पति माधव से किया। बार बार किए प्रश्न का उत्तर न मिलता देख अवनी ने माधव का हाथ पकड़ा, जो ठंडा पड़ चुका था। बेहद ठंड की रात थी वो। माधव अकेली अवनी को भी अधिक अकेला कर गया। न पति, न बेटा, न बहू, न सास ससुर, न माँ बाप। अवनी किसी दीवार पर लगे सीलन के समान हो गई थी, जिससे जरूरत थी सजाने की, संवारने की। यह सौतेली माँ कितनी अभागिन थी, जिसने किसी को भी सौतेला न माना, परंतु वह सदैव सौतेली माँ ही कहलाई। बूढ़ी हो चुकी अवनी कभी बेटे अवंत को याद करती, उसकी गैर मौजूदगी में भी उसके साथ खेलती। दरवाजे की चौखट पर जाकर ये जी सुनो, यहाँ आओ कहती। उसका यह व्यवहार देख मोहल्ले के बच्चे पगली कहने लगे थे। हाँ, सच ही तो कहते थे। अवनी अब पूरी तरह पागल बुढ़िया थी। शायद सौतेली माँ का यही नसीब था। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पढ़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।